शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है। आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। पशुपालन में शुकर पालन सबसे तेजी से मुनाफा देने वाला पशु है, जहां हर 6 माह में इनकी संख्या में इजाफा होता है। वहीं इन पर व्यय होने वाली राशि बेहद कम होती है, जबकि इनसे मिलने वाली आय में नजर डाले तो वो भी कई गुना होती है। इस तरह से शुकर पालन कम समय में अच्छा फायदा देने वाले विकल्प है। शुकर पालन के बारे में जब कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज के कार्यक्रम सहायक से बात की गई, तो उन्होंने इस व्यवसाय से संबंधित बेहद लाभकारी जानकारी दी। इस केंद्र में शुकर की 4 नस्लों के पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उनका कहना है, हमारे यहाँ जो है पिगरी यूनिट है 2001 से, और हम किसानों को जो है प्रशिक्षण देते हैं 1996 से, और काफ़ी किसान जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। काफ़ी किसानों ने खोला भी था, लेकिन बीच में मार्केट की वजह से कुछ किसान जो है बंद भी कर दिए थे, लेकिन दोबारा से किसान जो है दोबारा से जागरूक हुए हैं और पिगरी यूनिट जो है स्टार्ट कर दिए हैं। सुअर पालन का जो प्रजाति है उसमें लार्ज वाइड यॉर्कशायर हमारे यहाँ है, मिडिल वाइड यॉर्कशायर है, लैंड्रेस है और देसी है। 4 तरह की जो है ब्रीड हम लोगों के यहाँ पालते हैं। पशुपालन में मुनाफे की रफ्तार बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है पशु को बीमारियों से बचाना। इसके लिए पशुओं का समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। शुगर में होने वाली बीमारियों के बारे में विशेषज्ञ का कहना है कि ये जो है खाने पीने के लिए इसको आप कुछ भी दे सकते हैं। प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके को छोड़ के बाकी आपके घर पे जो भी सब्जी के छिलके, फल के छिलके, सड़ी गले फल, सड़ी गली सब्जी, होटल का बचा हुआ खाना बहुत अच्छा होता है इसके लिए। और बाकी का जो कना और राइस पालिश और कोई भी अन्न, हर तरीके का जो आपके गांव में कम पैसे में मिलता हो वो आप इसको खिला सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो खाता है वो उसको मीट में कन्वर्ट कर देता है। इनमें जो है ज़्यादातर 3 तरह के रोग पाए जाते हैं। एक गला घोटू होता है, एक खुरपका मुंहपका की बीमारी होती है, तीसरा स्किन डिजीज़ होती है और एक स्वाइन फीवर होता है। ये जो बीमारी हैं इनके लिए पहले से आप टीका लगा सकते हैं जिससे कि ये बीमारी ना हो। शुकर पालन में नर और मादा का अनुपात कितना रखा जाए, साथ ही शुकरों की संख्या में कैसे इजाफा होता है, आइए ये भी समझते हैं। इसको पालने के लिए आप 10+1 यानी कि 10 फीमेल और 1 मेल को आप अपने यूनिट में रख सकते हैं। उससे आप साल में 2 बार बच्चे देती है ये, और एक बार में मिनिमम अगर 8 बच्चे देती है तो साल में 16 बच्चे होंगे, और 10 अगर आपके पास होंगे तो 160 बच्चे हो जाएंगे, जो कि एक बच्चा जो है मार्केट में 2 महीने का बच्चा 2000 रुपये का बिकता है, तो 3,20,000 हो गया। 3,20,000 में अगर 1,20,000 रुपये अगर उसके खर्चे में निकाल दें हम लोग तो 2 लाख रुपये का हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसको रहने के लिए आप जो है ना, जब आपके पास कम पैसा है तो आप इसको कच्चा भी बना सकते हैं, और उसकी जो हाइट होती है वो करीब 10 से लेके 12 फीट होने चाहिए, जिससे कि उसको गर्मी ना लगे। क्योंकि इसको क्या है कि इसमें पसीने वाली ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए पसीना इसको बहुत आता है, गर्मी अधिक लगती है। पानी का समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए इसके लिए। युवाओं को मैं यही सलाह दूंगा कि जो जानवरों का आदमी लोग मांस खाते हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाला यही जानवर है, और आप इसको पालिए। अगर जब आप इसको पालेंगे तो इसके फ़ायदे से आप गाय भैंस भेड़ बकरी को जो है भूल जाएंगे। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसका समुचित ज्ञान लेकर शुरू किया जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। शुकर पालन में भी खास बातों का ध्यान रखकर कम समय में बेहतर लाभ लिया जा सकता है।
अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानते हैं। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारी सफल किसान से, जानने का क्या है उनकी कड़ी मेहनत की दास्तान। आइए मुलाकात करें, जाने उनकी सफलता की कहानी। राजस्थान का नाम आते ही हमारे जहन में दूर तक फैले रेगिस्तान की तस्वीर उभरने लगती है। यहाँ जीवन जितना रंगों से भरा नजर आता है, उतना ही कठिन है यहाँ खेती करके जीवन यापन करना। पानी की कम उपलब्धता और कम उपजाऊ मिट्टी में अच्छी पैदावार लेना अपने आप में एक संघर्ष से कम नहीं। लेकिन एक किसान ऐसे भी हैं जो धारा के विपरीत चलकर कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किसान कृष्ण कुमार प्राकृतिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। शुरुआत में पानी की बचत के लिए अपने बागों में सिंचाई के लिए टपक विधि का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। इसके बाद उन्होंने सिंचाई का अपना खुद का बनाया तरीका उपयोग किया, जिसमें पौधों की कतारों के बीच एक नाली के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता था। इस विधि से करीब 21 दिन में बाग में पानी देना होता है। इससे पानी के साथ साथ अन्य कृषि कार्यों को करने में दिए जाने वाले समय की भी बचत होती है। मैं ये मानता हूँ कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक कृषि करने से एक लाभ होगा, आपका खर्चा घटेगा। जब खर्चा घटेगा तो आपकी आमदन बढ़ेगी। जब जो सामान फ्री में है तो आमदन निश्चित बढ़ेगी, और आमदन उतनी ही होगी, उतना ही फल लगेगा पेड़ पे
जितना केमिकल में लगता है। एक किन्नू के पेड़ में 1.5 क्विंटल से लेके 2.5 क्विंटल किन्नू लग सकता है। 2007 में लगाए गए इन बागों में कृष्ण कुमार पहले पारंपरिक फसलें लिया करते थे, लेकिन रेतीली मिट्टी होने के कारण उन्हें वाजिब मुनाफा नहीं होता था। इसी वजह से उन्होंने बागवानी को चुना और किन्नू के पौधे लगाए। इसके लिए कृष्ण कुमार ने हर पौधे और हर कतार के बीच 15 फीट का फासला रखा है, जिससे पौधे की जड़ें आसानी से फैल सके और बेहतर पैदावार मिल सके। सिंचाई व्यवस्था पर कृष्ण कुमार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जब भारत सरकार ने ड्रिप की शुरुआत की थी, तब मैंने ड्रिप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ माल्टे में और कुछ अंगूर में लगाया था। लेकिन जब पानी, जो भाखड़ा सिस्टम का पानी है, वो जब बारिश आ जाती है तो मटमैला पानी आता है, जो बहुत गंदला होता है और इतना गंदा होता है तो उसमें रेत और ये सब मिली होती है। तो उस पानी को जब फिल्टर करते हैं स्टोर करके, तो वो जो है ड्रिप को चोक कर देती थी। तो अगर एक प्लांट में 8 ड्रिपर लगे हुए हैं और उसे ड्रिप खोलने के बाद, बंद करने के बाद, साफ करने के बाद अगर 2 मिनट लगेगी तो शाम तक आदमी 2 बीघा ही ड्रिप साफ नहीं कर पाएगा। तो मेंटेनेंस ज़्यादा थी, इसलिए मैंने वी शेप को चुना। तो मैंने वी शेप की ट्रेंचिंग से की हुई है और इस ट्रेंच में जो ड्रिप वाले लोग साथी जो बताते हैं कि भाई पानी की जो है 40% बचत रहती है। और इस जो ट्रेंच विधि है, इसमें अगर कोई पौधा 20 बाई 20 फुट पे लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ 2 फुट के बीच में ही ट्रेंच बनती है वी शेप की, और उस 2 फुट में ही आपको हर 15 दिन में पानी देना है। तो इसको 0 मेंटेनेंस है और पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है। जैविक खेती के लिए वो फसल अवशेष से खाद बनाते हैं, साथ ही खरपतवार को अलग नहीं करते बल्कि उन्हें उखाड़कर खेत में ही पड़ा रहने देते हैं, जिससे प्राकृतिक रूप से खाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा कृष्ण कुमार गाय के गोबर से जैविक खाद तैयार करते हैं। इनका मानना है कि एक देसी गाय से 30 एकड़ के खेत के लिए जैविक खाद तैयार की जा सकती है। साथ ही गौमूत्र से तैयार घोल का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। जब जीवामृत उसके ऊपर डालेंगे तो वो बायोमास ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा। पौधे को वही चाहिए, तो इसमें खर्चा कुछ है ही नहीं। आपके खेत में जो वीड हुआ वही रिसाइकिल करना है, आपको कुछ नया करना ही नहीं है। आपके खेत में जो कुछ है उसी को उपयोग में लाना है। तो इसलिए मल्चिंग जरूरी है। जो भी आप पौधा लगाएं, जो भी आप पेड़ लगाएं, जो भी फसल लगाएं, जो भी बेकार आप ये समझते हैं कि किसी काम का नहीं है, उसे आप मल्चिंग में उपयोग में ले लें। कृष्ण कुमार 0 बजट खेती करके जहां खर्च को सीमित कर रहे हैं, वहीं इससे कई गुना मुनाफा भी ले रहे हैं। उनकी ये तकनीक उन सभी किसानों के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है जो कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे। किसान भाइयों बहनों, आप हमारा ये कार्यक्रम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।